हेलो बेटा, आपका आज की क्लास में स्वागत है। इस क्लास में आपको क्लास 10th अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि ऐसा नोट्स आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। चलते हैं, हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ कि इसमें टॉपिक क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, ये वाला पॉइंट, कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तनों को कहते हैं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट दे रखा है, ये वाला दूसरा पॉइंट, कि अभिकारक जो है वो किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। देखिए, अभिकारक यानी कि जो रिएक्टेंट हैं हम उन्हें कहेंगे जो कि किसी अभिक्रिया हो रही हो, जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन का अगर अभिक्रिया हो रहा है, जैसे यहाँ पर हम Na प्लस क्लोरीन का हम Na प्लस और Cl माइनस लें तो ये हमारा बनाता है NaCl ये बनाता है। तो इसमें अभिक्रिया हुआ ये, तो इस अभिक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं, यानी कि इसमें हिस्सा कौन कौन लिए हैं? सोडियम लिए हैं, प्लस कौन लिया है? क्लोरीन लिया है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए अभिकारक, ये हो गए अभिकारक। तो अभिकारक की बात हो गई। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर है कि उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण जो है रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा एक, जैसे अगर यहाँ पर कॉपर है प्लस ऑक्सीजन O2 और बनाता है CO, तो यहाँ पर जो ये उत्पाद बना है, इन अभिकारकों के मिलने से इसी को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो यहाँ पर दे रखा है इसी को हम उत्पाद कहते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर दे रखा है उदाहरण। अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई है, हम कैसे पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो उसका उदाहरण है यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो उसका उदाहरण है ये परिवर्तन आ सकते हैं। जैसे देखिए, भोजन का पाचन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। हम अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं, अंदर ऊर्जा ADP के रूप में बनता है। और जो तीसरा है, लोहे में जंग लगना। आप देखते रहे होंगे कि जो लोहा होता है वो अगर कुछ दिन तक उसे वैसे छोड़ दें तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, जो कि भूरे रंग का होता है। और चौथा यहाँ है मैग्नीशियम फीते का जलना। जो मैग्नीशियम फीता है वो जब जलता है तो बहुत प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन हुआ है यहाँ पर। और दही का जमना जो है, ये भी उसमें लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु पाए जाते हैं
उनके कारण दही बनता है, तो उसमें भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगर यहाँ पर हम आगे चल के देखें तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। तो इसमें सबसे पहला है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो उससे हम प्रेक्षण कैसे देख सकते हैं कि हाँ इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे उसके अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, अगर वो सॉलिड हो तो वो लिक्विड में बदल सकता है अगर अभिक्रिया हो तो। दूसरा यहाँ है रंग में परिवर्तन। अगर जैसे कॉपर सल्फेट का अगर हम नीला विलयन जो लेते हैं, नीला थोथा, उसको जब उसका पहले नीला होता है और जब उसमें हम और यहाँ पर है तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में भी परिवर्तन आता है। जैसे अगर हम जो पोटेशियम है, जैसे पोटेशियम जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर पोटेशियम, जैसे ये है पोटेशियम प्लस H2O, तो इसमें इसका जो होता है रिएक्शन, तो रिएक्शन होता है तो KOH बनाता है और प्लस ऊष्मा भी बनाता है, ऊष्मा प्लस ऊष्मा बनाता है। तो इसमें क्या होता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर गैस का उत्सर्जन हो गया। अब यहाँ पर है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को ऐसे ऐसे परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे LHS में हम लेते हैं अभिकारक, तो ये हमारा हो गया इतना अभिकारक, और ये है उत्पाद, ये इतना उत्पाद है। अब इन दोनों के मिलन से प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है ये प्रोडक्ट बनता है, ये जो हमारा है अभिकारक है LHS, और ये RHS उत्पाद है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर दे रखा है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं, तो रासायनिक समीकरण कैसे है, जैसे इनको प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। जैसे हमारे पास अगर है सोडियम, जैसे हमारे पास अगर सोडियम है तो इनको हम कैसे लिखेंगे कि ये सॉलिड है या लिक्विड है, तो ऐसे लिखेंगे जैसे में सोडियम सॉलिड है, और जो क्लोरीन है ये हम गैस फॉर्म में लेंगे, यहाँ पर G लिखेंगे। उसके बाद जो बनाएगा NaCl बनाएगा। तो ऐसे हम उनके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पर नीचे दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान या ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो कहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो देखिए जैसे अगर यहाँ पर हमने वही, अगर देखिए मैग्नीशियम का अगर हम ले लें, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर मैग्नीशियम ले लें सॉलिड प्लस O2 ले लेते हैं गैस, तो ये जो तीर का निशान ऐसे बनता है, इसके ऊपर हम रिएक्टेंट का नाम लिखिए। जैसे अगर हम ताप देते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं ताप, फिर यहाँ पर लिखेंगे MgO। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर दूसरा कुछ लेना चाहते हैं, जैसे ताप की जगह पर अगर दाब हम ले लें, दाब यहाँ पर, तो दाब हो गया। ऐसे यहाँ पर उत्प्रेरक को यहाँ या ऊपर या नीचे लिखा जाता है, यहाँ भी लिखा जाता है। तो अब चलते हैं यहाँ कि रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना।
तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना यहाँ पर है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। देखिए, अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो यहाँ पर दे रखा है, जैसे अगर कोई अभिक्रिया हो रही हो तो उसमें जैसे यहाँ पर अगर है सोडियम का परमाणु भार अगर है 23 है, तो ये रिएक्शन करने के बाद भी क्या रहेगा, इसका परमाणु भार 23 ही रहेगा द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार। और अब यहाँ पर कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की समान होनी चाहिए। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ अभिकारक में मान लीजिए ये इतना अभिकारक है, और यहाँ पर है उत्पाद, ये इतना मान लीजिए उत्पाद, तो जितना परमाणुओं की संख्या जितना इधर रहेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर परमाणु की संख्या 11 है तो 11 इधर भी होनी चाहिए द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार। तो इतनी बात तो हो गई। अब हम आते हैं चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे चरण पहला इसमें दे रखा है, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे चारों ओर, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे लिख रखा है कि प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना दीजिए। ये बॉक्स बना हुआ है, ये भी बॉक्स बना हुआ है, ये भी बॉक्स और ये बॉक्स बना लीजिए। अब क्या कहा है कि संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। संतुलित करते समय बॉक्स में परिवर्तन मत कीजिए। अब यहाँ पर चरण 2 जो है हमारे पास, चरण 2, अब हम पहुँच चुके हैं चरण 2 पर। तो यहाँ पर है चरण 2, इसमें कहा है कि रासायनिक समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर एक हम बॉक्स बनाएंगे, ये एक इस टाइप का जिसमें हम तत्व लिखेंगे, एक इस टाइप का जिसमें हम लिखेंगे अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, यानी कि कितना परमाणुओं की संख्या है। और इधर हम लिख लेंगे कि उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, यानी कि RHS में परमाणुओं की संख्या कितनी है। ये हो गया। अब आते हैं हम चरण नंबर 3 पर। तो चरण नंबर 3 में कहा गया है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। अब यहाँ पर कहा है कि अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे कि यहाँ पर Fe1 है, इधर Fe3 है, इधर Fe3 है, इधर 4H2O है, और इधर 1H2O है, इधर 4H2O है। तो अब इधर है चरण 4 में कहा गया है कि सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब देखिए, इसको हमें संतुलित करना है। जैसे यहाँ पर 3Fe था तो यहाँ भी हमें 3Fe करना है। अब देखिए यहाँ पर H2O, यहाँ पर 4H2O है, तो यहाँ पर भी हमें 4H2O लगाना है। तो ये हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 था, तो
तो 4 से गुणा कर दिए तो ये क्या हो गया 4 और ये भी हो गया। तो इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर कहा गया है कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। देखिए सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। जैसे यहाँ पर 3Fe है, Fe कितना है, Fe का परमाणु की संख्या कितनी है तो 3 है, और इधर कितनी है 3 है, और हाइड्रोजन का कितना है 2 है। हाँ इधर 8 है हाइड्रोजन, इधर भी 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन क्या है 4 है, ऑक्सीजन इधर भी क्या है 4 है। तो ये क्या है परमाणुओं की संख्या जो है बराबर है। अब अगर हम आए तो चरण 5 में कहा गया है, चरण 5 में यहाँ पर चरण 5 में कहा गया है कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। अब देखिए वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को लिखना आवश्यक है। जैसे कि हम यहाँ पर कहा गया है कि ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस अवस्था G लिखेंगे और जलीय विलयन एक्वस लिखेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर हम कोई चीज़ सॉलिड ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम पोटेशियम ले रहे हैं तो उसके आगे हमें लिखना होगा कि सॉलिड। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले रहे हैं H2O तो यहाँ पर हमें उसके आगे लिखना होगा इसे ब्रैकेट में कि लिक्विड। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं जलीय विलयन, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं जलीय विलयन MaCl तो उसके पीछे हमें लिखना होगा एक्वस, AQ हमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें यही कहा है ठोस के लिए सॉलिड, द्रव के लिए लिक्विड, गैस के लिए गैस, जलीय विलयन के लिए एक्वस, जैसे इसका उदाहरण यहाँ पर देखा है। तो अब हम बढ़ते हैं चरण 6 की तरफ। तो चरण 6 में कहा है कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो तीर होता है इधर अभिकारक लिखा जाता है इधर, और इधर उत्पाद लिखा जाता है। तो जो उत्प्रेरक होते हैं कैटलिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पर ऊपर लिखे जाते हैं या नीचे लिखे जाते हैं, और जो ताप, दाब आदि हैं वो भी यहीं पर लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर है, अब हम लोग पहुँच चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है रासायनिक अभिक्रिया है वो यहाँ पर ये है कि संयोजन अभिक्रिया दे रखा है। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या कहा है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का आप उदाहरण दे ले जाएंगे? बिल्कुल दे सकते हैं आप। अब कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और कैसे है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि इसमें इन्होंने कहा है कि संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अगर लिखें तो कार्बन प्लस O2 ये क्या बनाते हैं CO2। तो यानी कि 2 अभिकारक और एक उत्पाद यानी कि A + B = C बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण है यहाँ पर कि कोयले का दहन C, कार्बन प्लस ऑक्सीजन = CO2। दूसरा है जल का निर्माण यानी कि H2 + O2 = 2H2O। और तीसरा यहाँ पर कहा गया है कैल्शियम ऑक्साइड + H2O लिक्विड, तो यहाँ पर बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। तो ये सब हमारे क्या हैं
ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अर्थात संयोजन अभिक्रिया है। अब चलते हैं, यहाँ पर दूसरा दे रखा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है, उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन जैसे यहाँ पर CH+O2 यानी कि जो मीथेन है और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है और H2O प्लस ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद तो बना ही बना, ये उत्पाद बना लेकिन ऊष्मा का भी निर्माण हुआ, तो ये क्या हो गया, हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। दूसरा उदाहरण है इसका, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसे कि C6H12O6 जो है हमारा ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है, H2O बनाता है अर्थात ऊष्मा का भी निर्माण करता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। और अब यहाँ पर है दूसरे प्रकार में जो दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तो अब अगर हम वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए है कोई, जैसे यहाँ पर अगर हम लें तो FeSO4 जो है FeSO4, तो इसको हम गर्म करते हैं, ताप देते हैं तो ये टूटता है Fe3O4 Fe3 Fe2O4 Fe2। जैसे यहाँ पर अगर इसका वियोजन अभिक्रिया का अगर हम उदाहरण देखें तो यही है, और यही जो उदाहरण है ये ऊष्मीय वियोजन यानी कि ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। तो ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, तो जो ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अर्थात यहाँ पर इसका उदाहरण दे रखा है कि ऊष्मीय वियोजन से कहते हैं, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और यहाँ पर उदाहरण इसके दे रखा है 2Fe, जो जब हम ऊष्मा देते हैं FeSO4 को तो ये Fe2O3 बनाता है, SO2 बनाता है, SO3 बनाता है। अर्थात ये क्या बनाता है, देखिए जो Fe3 फेरस सल्फेट है, इसको जब गर्म करते हैं तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। भूरे रंग का जो लाल रंग है, भूरा लाल रंग बनाता है। उसके बाद यहाँ पर इसका और एक उदाहरण दे रखा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बाइड, उसको जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है, यानी बुझा हुआ चूना बनाता है। और अब अगर हम चले यहाँ पर तो विद्युत वियोजन की बात कर रहा है, इसी में वियोजन का ही प्रकार है ये। तो विद्युत वियोजन में क्या होता है, विद्युत वियोजन जो इलेक्ट्रिसिटी के उपस्थिति में होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला वियोजन है, जो वो विद्युत वियोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए जब यहाँ पर आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए ये 6 वोल्ट की बैटरी है और इसका एनोड यहाँ पर जुड़ा है और कैथोड यहाँ पर जुड़ा है, एनोड यहाँ पर जुड़ा है, स्विच लगा हुआ है यहाँ पर एक, और इसमें H2O भरा है। क्या भरा है, H2O है। और जब इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये किस में टूट जाता है, ऑक्सीजन इधर जाता है, एनोड पर ऑक्सीजन निकलता है O2 और H2 निकलता है कैथोड पर। तो देखिए इसमें सिंपल सा अगर इसका हम रासायनिक समीकरण लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर H2O में जब धारा प्रवाहित करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो ये क्या बनता है, H2 प्लस O2। इसे हम क्या कहते हैं जानते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं।
अब चलते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या है? प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। देखिए, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब वियोजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। का उदाहरण दे रखा है कि जो AgCl है, यानी जो सिल्वर क्लोराइड है, इसको जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में, तो ये सिल्वर प्लस क्लोराइड, सिल्वर प्लस क्लोरीन दोनों में बदल जाता है। यानी कि उदाहरण के साथ यहाँ पर देख सकते हैं AgCl और ये टूटता किसमें है? Ag+Cl2 में। और इसका दूसरा उदाहरण है AgBr को अगर हम रखते हैं, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, तो अगर इसको अगर हम रखते हैं यहाँ पर, तो सिल्वर ब्रोमाइड जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड को जब रखते हैं तो ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन में बदल जाता है। और यहाँ पर दे रखा है कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये सबसे मेन पॉइंट है, इस अभिक्रिया का उपयोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अब आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का हम एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो CaO है, CaO, इसको जब जल में हम घोलेंगे H2O में, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? ऊष्मा बनाएगा। तो ये हमारा क्या? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी है। तो अब हम अगले पार्ट में आपको ये पढ़ाएंगे विस्थापन अभिक्रिया। अगले पार्ट में हम आपको विस्थापन अभिक्रिया से बताएंगे और आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्लास 10th 11th 12th की चैप्टर्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।